जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, पर्यटकों से गुलजार है, और फिर अचानक सिर्फ एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है। आज हम 2025 के पहलगाम हमले की कहानी को जरा गहराई से समझने वाले हैं। ये वो घटना थी जिसने न सिर्फ शांति भंग की, बल्कि भारत के जवाब देने के तरीके को भी बदल दिया और कश्मीर की जान, उसके टूरिज्म इंडस्ट्री को ही खतरे में डाल दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 2024 से, एक ऐसा साल जब कश्मीर की वादियां उम्मीद से भरी हुई थीं। रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आए और ऐसा लग रहा था कि ये इलाका सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार पटरी पर लौट रहा है। ये एक नई, अच्छी शुरुआत की तस्वीर थी। लेकिन फिर 22 अप्रैल 2025 को वो सारी उम्मीदें, वो सब कुछ बिखर गया। पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमले ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली और शांति के उस नाजुक धागे को तोड़ दिया। ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे जन्नत पर हुए हमले को, फिर भारत के जवाब यानी ऑपरेशन सिंदूर को, और आखिर में बात करेंगे कश्मीर की मुश्किलों भरी वापसी की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस हमले के लिए पहलगाम को ही निशाना क्यों बनाया गया। देखिए, ये सिर्फ कोई शहर नहीं है, ये कश्मीर की आत्मा का प्रतीक है, जिसे धरती पर स्वर्ग कहते हैं, जो हर साल लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों को अपनी तरफ खींचता है। मतलब ये हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं था, ये हमला था एक आइडिया पर। पहलगाम कश्मीर के अर्थव्यवस्था और उसकी सांस्कृतिक पहचान दोनों का दिल है। एक ऐसी जगह जहां टूरिज्म और आस्था एक साथ चलते हैं। इस पर हमला करके आतंकवादियों ने सीधे सीधे उस इलाके की लाइफलाइन पर ही हमला किया। अब इतने बड़े हमले के बाद सबकी नजरें भारत पर थीं। जवाब क्या होगा? और यहीं से हम कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भारत का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। पूरी दुनिया देख रही थी मानो सांसें थामकर कि भारत इस जबरदस्त हमले का जवाब कैसे देगा। ये सिर्फ एक मिलिट्री फैसला नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जो पूरे क्षेत्र के भविष्य को तय करने वाला था। देखिए, ये कोई गुस्से में की गई जवाबी कार्रवाई नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के 3 बिल्कुल साफ मकसद थे। पहला, गुनहगारों को सजा देना। दूसरा, बॉर्डर पार उनके सपोर्ट सिस्टम को तबाह करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, वो ये कि इस सब में आम नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। और इस ऑपरेशन का जो स्केल था, वो सच में अभूतपूर्व था। इसने भारत की मिलिट्री सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दिया। अब सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि आतंकवाद की जड़ पर सीधी कार्रवाई। ये एक बिल्कुल साफ मैसेज था। और ये सब हुआ सिर्फ 23 मिनट के अंदर। सोचिए, सिर्फ 23 मिनट। ये एक नंबर ही भारतीय वायुसेना की स्पीड, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और इसी बात पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स में बार बार जोर दिया गया। लेकिन भारत का जवाब सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं था। इसमें एक और जबरदस्त मोर्चा खोला गया, आर्थिक और कूटनीतिक युद्ध का, जिसका मकसद बिना एक भी गोली चलाए दबाव बनाना था। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये एक बहुत ही पावरफुल बयान था जिसने भारत के अगले कदम की नींव रखी। मैसेज बिल्कुल साफ था, हमारे लोगों पर हमला करके हमारे ही संसाधनों पर हक की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके भारत ने एक बहुत बड़ा आर्थिक दांव खेला। इस एक कदम ने पाकिस्तान की खेती, उसकी जीडीपी के 1/4 हिस्से और उसकी बिजली सप्लाई को खतरे में डाल दिया। और ये सब बिना किसी मिलिट्री एक्शन के हुआ। और बात सिर्फ पानी रोकने तक ही नहीं रुकी। भारत ने व्यापार, ट्रैवल, कल्चरल एक्सचेंज सब कुछ बंद कर दिया। इन सभी कदमों का एक ही मकसद था, पाकिस्तान को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह अलग थलग करना और आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दिखाना। लेकिन जब 2 देश आपस में टकराते हैं तो इसकी कीमत हमेशा आम लोगों को चुकानी पड़ती है। और अब हम बात करेंगे कश्मीर की अर्थव्यवस्था, उसकी लाइफलाइन पर पड़े इसके भयानक असर की। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। हमले के बाद 62% परिवारों ने अपने ट्रैवल प्लान कैंसिल कर दिए। इसका सीधा मतलब था खाली होटल, खाली शिकारे और एक पूरी इंडस्ट्री जो रातों रात तबाह हो गई। एक ऐसी इंडस्ट्री जो इस इलाके की इकोनॉमी का लगभग 8% हिस्सा है। जैसा कि एक रिसर्च पेपर में कहा गया है, इस हमले ने कश्मीर टूरिज्म की उस नाजुक सी उम्मीद को तोड़ दिया जिसे बड़ी मुश्किल से दोबारा बनाया गया था।
इन आंकड़ों के पीछे वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी छिन गई। शिकारा चलाने वाले, होटलों के कर्मचारी, गाइड और न जाने कितने लोग जिनकी जिंदगी इसी इंडस्ट्री पर टिकी थी। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी जगह जो इतनी बिखर चुकी हो, वहां भरोसा दोबारा कैसे कायम किया जाए। हमारा आखिरी हिस्सा इसी मुश्किल सफर के बारे में है जो हमले के 1 साल बाद टूरिस्ट को घाटी में वापस लाने के लिए शुरू हुआ। वापसी का रास्ता जाहिर है बहुत लंबा और मुश्किल था। अप्रैल 2025 में जब सब कुछ ठप हो गया, उसके बाद जून में चलो कश्मीर जैसे कैंपेन से भरोसे को फिर से बनाने की कोशिशें शुरू हुईं और फिर 1 साल बाद भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए गए। और ये वापसी सिर्फ उम्मीदों के सहारे नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा प्लान था। मीडिया कैंपेन चलाए गए जो कश्मीर को एक सुरक्षित जगह के तौर पर दिखाते थे। सस्ते ट्रैवल पैकेज दिए गए और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज जैसा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। ये सब कश्मीर की कहानी को फिर से लिखने की एक ठोस कोशिश थी। आज की तारीख में टूरिस्ट को वापस लाने की ये कोशिश टेक्नोलॉजी के दम पर हो रही है। सीसीटीवी, ड्रोन मॉनिटरिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले लोग सुरक्षित महसूस करें। लेकिन ये इस बात को भी दिखाता है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिशों के बावजूद सुरक्षा की चिंताएं आज भी कितनी बड़ी हैं। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या जन्नत का वो खूबसूरत वादा और सुरक्षा की वो कड़वी हकीकत, क्या ये दोनों कभी एक साथ घाटी में रह पाएंगे? ये वो कश्मकश है जिसके साथ कश्मीर आज भी जी रहा है।